आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल इंटीग्रल्स। इसमें हम जो है डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन देखेंगे। डबल इंटीग्रेशन मतलब आप 2 बार किसी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे और ट्रिपल मतलब 3 बार आप इंटीग्रेट करेंगे। तो ये डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम ही है, जैसे कि हमने सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा रूल डिफरेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि 2 बार इंटीग्रेट करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इस आसान सा एग्जांपल से समझिए। मान के चलो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, क्योंकि यूजुअली हमारी होती है, और आपको इस कर्व का एरिया निकालना है। समझने के लिए मैं कर्व को यहाँ से और यहाँ तक ले रहा हूँ। एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू, मान के चलो इस पॉइंट तक का एरिया मैं निकाल रहा हूँ। इसको आप एक्स इक्वल टू ए कह सकते हैं। आपको इस पॉइंट का एरिया निकालना है। एक्स इक्वल टू ये पूरा एरिया निकालना है आपको। तो कैसे निकाला था आपने? सिंगल इंटीग्रेशन से निकालने का तरीका क्या था? आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था पी, उसको पी कह दीजिए, पी एक्स वाई, और वहां पे आपने एक छोटी सी स्ट्रिप बनाई थी रेक्टेंगुलर। इसकी विड्थ थी डी एक्स, याद होगा आपको। तो पी के नेबरिंग पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस जो ये एरिया है, ये स्ट्रिप के अंदर का कुल कितना होगा? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, इसलिए ये डिस्टेंस वाई होगी, ये एक्स होगी, और इसकी विड्थ कितनी होगी? डी एक्स। इसलिए जो स्ट्रिप है, केवल स्ट्रिप का एरिया कितना होता है? वाई इंटू डी एक्स। और इस फॉर्मूले से आपने इस पूरा एरिया निकाला था। कैसे निकाला था? सिंपल है, इस स्ट्रिप को खींच के यहाँ तक लाओ और इस वाले कॉर्नर को खींच के यहाँ तक ले जाओ। ठीक है, तो जैसे इस स्ट्रिप का ये पोर्शन खींचते खींचते यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला पोर्शन खींचते खींचते यहाँ तक आ जाएगा, तो ये पूरा एरिया जो ये स्ट्रिप के अंदर का है, ये पूरे में फैल जाएगा। जो आपको निकालना है उसके लिए आपने क्या किया? इंटीग्रेशन 0 टू ए। जरूरी नहीं यहाँ पे एरिया ही हो, कुछ भी हो सकता है। एरिया आप समझते हैं अच्छे से, इसलिए मैं एरिया से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए, इसको हम डबल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। इसी लॉजिक में हम डबल इंटीग्रेशन भी ला सकते हैं। आप क्या लाए? स्ट्रिंग, जो स्ट्रिप लाए वो एक प्रकार से वन डायमेंशनल थी। उसकी एक डायमेंशन नून थी वाई, और दूसरी डी एक्स थी, जिसको आपने इंटीग्रेशन किया है। डबल इंटीग्रेशन में आप 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। मान के चलो सेम टू सेम वही एरिया है, सेम टू सेम, लेकिन इस बार हमारा क्या बदल जाएगा? एरिया लेने का तरीका बदल जाएगा। मान के चलो ये एक्सिस सिस्टम है। अब आपको क्या करना है? एरिया उसी कर्व का निकालना है, जो पहले है उसी का निकालना है। तो समझने के लिए फिर से और ये कर लीजिए। तो ये एक्स इक्वल टू ए हो गया और ये एक्स इक्वल टू 0 हो गया। पिछली बार आपने किसी पॉइंट पे कोई पॉइंट यहाँ ऊपर लिया था, बिल्कुल टॉप पे, और वहाँ पे एक स्ट्रिप बनाई थी, लेकिन इस बार आप स्ट्रिप नहीं बनाओगे। डबल का मतलब है 2 डायमेंशन में के अलोंग करेंगे, एक बार एक्स के, एक वाई के अलोंग, और एक बार वाई के अलोंग। आप इस बार क्या करेंगे? स्मॉल एरिया लेंगे डी एक्स डी वाई विड्थ का, या डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, जो आप बोल रहे हैं आपको। पॉइंट पी पिछली बार यहाँ लिया था, ये देखो यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। इस बार हमने पॉइंट पी कॉर्नर पे नहीं लिया है, हमने पॉइंट पी बीच में लिया है, कहीं पे भी। ये पॉइंट पी है इस बार, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होगी। ठीक है, और इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? डी एक्स डी वाई, या डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी ले सकते हैं आप। पर जैसे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बहुत छोटे हो जाएंगे और 0 की ओर टेंड करेंगे, वो डी एक्स डी वाई बन जाएंगे। पर आपको तो पूरे का एरिया चाहिए ना, जैसे पिछली बार में चाहिए था जैसे। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इसको खींच के यहाँ तक लाइए, और ऊपर वाला पोर्शन है उसको खींच के इस कर्व के ऊपर तक ले जाइए। एक बार इंटीग्रेट आप किसके अलोंग कर लोगे? वाई के अलोंग। वाई के अलोंग जो भी लिमिट है, नीचे तो कांस्टेंट लिमिट है इसकी। अभी धीरे धीरे समझेंगे कैसे लिमिट रखें, लेकिन ऊपर क्योंकि ये सीधा नहीं है, ये कर्व्ड टाइप का है, इसलिए ऊपर की लिमिट उस कर्व की इक्वेशन एफ एक्स के हिसाब से आएगी। इसके बाद क्या मिला आपको? जैसे आप एक बार खींच चुके हैं, अभी एक स्ट्रिप बन चुकी है। इतना एरिया आपके पास नून है अब, पर आपको पूरे का एरिया चाहिए। अब ये डेफिनेटली क्या बन चुका है? पिछला वाला केस बन चुका है। पिछला वाला केस मतलब ये वाला केस, जिसमें स्ट्रिप पहले से ही थी। आपने पूरे एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक खींचा, तो फिर से इंटीग्रेट कर लीजिए 0 टू ए।
तो ये पूरे का एरिया हो जाएगा। तो आप समझ गए सिंगल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करते हैं क्वेश्चन को। तो सिंगल इंटीग्रेशन से आप एक डायमेंशन के अलॉन्ग इंटीग्रेट करते हैं, डबल में 2 के अलॉन्ग करते हैं, ठीक है। और इसको आप समझने के लिए आसान शब्दों में इसको आप एक नाम दे सकते हैं, एरिया इंटीग्रेशन। ये केवल समझने के लिए है। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, इसकी ज़रूरत क्या है, जब सिंगल से ही काम हो रहा था डबल से करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। तो देख लीजिए, मान के चलो आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, आपको इसका एरिया निकालना है। समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान के चलो इस पॉइंट, ये पॉइंट डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर 2 1 हो गए। समझने के लिए ये डिस्टेंस 1 लेके चल सकते हैं। ऐसे इसको भी कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलो ये डिस्टेंस 4 है, तो x के लॉन्ग ये 4 है, y के लॉन्ग 1 है। मान के चलिए 2 3 हो गया और 4 3 हो गया। मान के चलो इसका एरिया निकालना है आपको। अगर आप सिंगल इंटीग्रेशन से चलोगे तो आपको 2 बार एरिया निकालना पड़ेगा और उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस कर्व के नीचे जो एरिया है, मैं आपको पेन से दिखाता हूँ। इस कर्व के नीचे का एरिया जब आप सिंगल इंटीग्रेशन से निकालोगे तो ये वाला एरिया भी आएगा, तो पूरा एरिया आएगा, इतना पूरा एरिया आएगा। तो उसके बाद इस कर्व के नीचे का एरिया जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इतना मिलेगा। लेकिन डबल इंटीग्रेशन में ये झंझट नहीं होगी। डबल इंटीग्रेशन में आप क्या कर लीजिए, डबल इंटीग्रेशन में जो अभी मैंने तरीका बताया, एक छोटा सा एरिया बनाइए किसी भी पॉइंट पे, dx dy। तो इस पॉइंट का एरिया कितना हुआ, पॉइंट पे जो छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है वो कितना है, dx dy। अब इंटीग्रेट कीजिए, इसको खींच के यहाँ तक लाइए और ऊपर खींच के यहाँ तक ले जा दीजिए। तो नीचे कहाँ से कहाँ तक खींच रहा है वो आपके सामने है। जो भी इसकी लिमिट है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी लिमिट है और ऊपर जो भी लिमिट है उसके हिसाब से आप वैल्यू रख सकते हैं। अभी मैं केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, आगे सब चीज़ का एरिया निकालेंगे हम। जिस जिस कर्व के आपने एरिया निकाले हैं सिंगल से, हम उसे डबल से भी निकालेंगे। तो जैसे आप एक बार खींच लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, उसके बाद तो आपको क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रिप मिल जाएगी जिसका एरिया आपके पास होगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ से इस वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींचिए। तो इस लाइन की भी इक्वेशन आपके पास है, इस लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन सब आपके पास है। फिर से दूसरी बार कर दीजिए। इस बार जो एरिया निकला है वो केवल इतना ही निकला है, ये देख लीजिए। मतलब आपको 2 बार एरिया, मैंने लिमिट अभी रखी नहीं है, वो रखना भी हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे के क्वेश्चन में। लेकिन इसमें और पिछले सिंगल इंटीग्रेशन वाले उसमें डिफरेंस क्या था, सिंगल इंटीग्रेशन से जब भी हमने एरिया निकाला वो पूरा एरिया निकला है, एक्स एक्सिस से ऊपर का पूरा या वाई एक्सिस से ऊपर का पूरा। लेकिन डबल इंटीग्रेशन में आप बाउंड्री की, जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो इस हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो केवल उस एरिया के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। जैसे यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। जो एलिमेंट एरिया यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो स्ट्रिप बन जाएगा। दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर की इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू 2 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है, तो इंटीग्रेशन 2 to 4 कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम एरिया निकालना सीखेंगे। जैसे आगे निकाल लेंगे फिर आपको आसान हो जाएगा, लेकिन अभी केवल समझने के लिए। तो पहले एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल तो नहीं होता है, पर कंपेरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है। किसके, डबल इंटीग्रेशन निकालना जिसकी लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट लिमिट में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, सीधा इंटीग्रेशन हो जाता है। लेकिन जब लिमिट वेरिएबल होती हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन करना कैसे है और कैसे सिंगल इंटीग्रेशन से के बहुत क्लोज्ड है। एक दो एग्जांपल करते हैं और उनका एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं केवल इवेल्युएट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इवेल्युएट। इवेल्युएट क्या करना है, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन इस टाइप का होगा, 0 to a इंटीग्रेशन 0 to b। इसमें सारे इंटीग्रेशन के जो जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन के सारे लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट है। वो इंटीग्रेशन की सारे लिमिट कांस्टेंट है, या कोई भी फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अभी समझने के लिए आसानी लीजिए, इंटीग्रेशन 1 to a ले लीजिए, इंटीग्रेशन 1 to b भी ले लीजिए
dx dy डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तीसरा एग्जाम्पल आप ऐसे लीजिए जिसमें आप लिमिट कांस्टेंट ना हो। लिमिट कांस्टेंट ना हो तो पहले एक लिमिट 1 to 2 ले लीजिए, दूसरी लिमिट आप ले लीजिए 0 to x, और कोई भी एक इंटीग्रल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल dx dy भी हो सकता है, या आप थोड़ा मुश्किल करना है तो इसमें कुछ और ऐड कर लीजिए, ये भी किया जा सकता है। तो इन दोनों को करके इनको करके देखते हैं। इसमें क्या है कि जो पहले दो एग्जाम्पल दिए मैंने, पहला एग्जाम्पल स्पेशली लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए निकालना थोड़ा आसान होगा। इसमें लिमिट थोड़ा वेरिएबल है तो थोड़ा आप देख लीजिए उस हिसाब से। तो करना सब में वही है। तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, इसमें एक लिमिट एक्स की होती है और एक लिमिट वाई की होती है, ठीक है। तो पहले वाले को आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहला वाला जो है इंटीग्रेशन ए टू बी नहीं है, अभी हमने जो लिमिट ली है वो 0 से ले रखी है और ए तक ले रखा है, और फिर दूसरी लिमिट 0 to बी तक ले रखी है हमने। और इससे आगे कितना है हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। बाद में अभी आप एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको लग रहा होगा क्योंकि डी एक्स डी वाई एरिया ही तो है ना, मैंने ये तो बताया आपको। जब आपने इंटीग्रेशन किया मैंने क्या बताया, एलिमेंट्री एरिया लीजिए, ये डी एक्स होता है डी वाई होता है और उसके बाद कर दीजिए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स भी लिख लो, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, डी एक्स डी वाई कोई भी इंटीग्रेशन जरूरी नहीं डी वाई बाई डी एक्स के ही हो, अगर उसके साथ कोई फंक्शन दूसरा भी है तो, या लिमिट वेरिएबल है तो, ठीक है। लिमिट जैसे वेरिएबल है तो इससे फ़र्क पड़ता है। डी एक्स डी वाई और डी वाई डी एक्स सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो कब सेम होंगे कब सेम नहीं होंगे, कब सेम नहीं होंगे उनको हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी के लिए आप ये मान के चलो आप ऑर्डर चेंज मत कीजिए, जो डी एक्स डी वाई है उसको आप डी एक्स डी वाई ही लिखिए, और जिस तरीके में करना है, पहले वाई का करना है एक्स का करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए। बाद में जिस दिन आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ जाओगे उस दिन आपकी मर्जी रहेगी। उस दिन आपकी मर्जी पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो या वाई के रिस्पेक्ट में करो, या पहले आप एक की लिमिट रखो या दूसरे वाले की लिमिट रखो, जो आपको पसंद हो। लेकिन फिलहाल तक आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। ये इंटीग्रेशन करना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स की लिमिट सेम रहेगी वाई के लिमिट में, जो ये डी वाई है, वाई के लिए इसे इंटीग्रेट कर लो। वाई के लिए जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर सिर्फ एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना वो वेरिएबल नहीं है। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3। पर वो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है इसीलिए मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू 0 to b भी निकलेगी dx। और ध्यान रखना जब भी आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x कांस्टेंट होगा। अब आप आगे बढ़िए, जैसे इस क्वेश्चन में जैसे आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। अब आप y की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू एक बार b रखोगे एक बार 0 रखोगे। जैसे ही आप 0 रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए आसान क्वेश्चन मैंने लिया था। तो कितना मिल जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई 3 डी एक्स। देखो एक सिंगल जो ये है, ये एक सिंगल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है। अब ये केवल एक सिंगल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो कि किया जा सकता है। कैसे करेंगे इसे, ये हो जाएगा बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो पहले से ही था वहाँ पे। एक एक्स्ट्रा टर्म जो मिलेगा वो एक्स मिलेगा और 0 to a, ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। और जो बी क्यूब बाई 3 है और या बी बाई 3 है, इन दोनों में एक बार a रखेंगे एक बार 0 रखेंगे। तो बी क्यूब बाई 3 के साथ भी x है और b बाई 3 के साथ भी x है, इसलिए 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना लिख सकते हैं, a क्यूब b, ये पहला टर्म हो गया, प्लस b क्यूब a, ये दूसरा टर्म हो गया, और 3 तो हमेशा से है ही। तो आप इससे चाहे सिंप्लीफाई करें या अच्छा यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे वाले का सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, दूसरा वाला भी कुछ वैसा ही है जैसा कि पहला वाला है, ठीक है। जैसे आपने पहले वाले में किया सेम टू सेम वही स्टेप दूसरे वाले में फॉलो कीजिए। इंटीग्रेशन
1 टू ए इंटीग्रेशन 1 टू बी और डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। आप बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। 1 टू ए, ये एक्स की लिमिट है, एक्स की लिमिट को रहने दीजिए। वाई के लिए इंटीग्रेट कर लीजिए। वाई के लिए आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? 1 अपॉन एक्स वाई को। तो आपको पता है एक्स ये कांस्टेंट है, इसलिए वो पहले इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 अपॉन वाई डी वाई का, और वो कितना होता है? लॉग वाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से b तक, और डी एक्स। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x 1 टू e रहेगा, ब्रैकेट में रख लो, इंटीग्रेशन 1 टू b 1 अपॉन एक्स वाई डी वाई, उसके बाद सारे का dx कर लो आप। ठीक है, ये इसलिए मुश्किल नहीं है, y इक्वल टू 1 टू b कर लीजिए। ये इसलिए मुश्किल नहीं है, इसमें क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो उसको अंदर एक साथ लिख लिया मैंने। तो जैसे ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद जो मिलेगा वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आसानी से लिखी जा सकती है, मैं अगली लाइन से लिखता हूँ। इंटीग्रेशन 1 टू ए 1 अपॉन एक्स लॉग बी माइनस लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। तो एक बार इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, लॉग बी माइनस लॉग 1। तो लॉग बी भी कांस्टेंट है, वैसे लॉग 1 भी कांस्टेंट है, वैसे वो 0 हो ही चुका है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता तो कांस्टेंट होता, उसे हम तब भी बाहर भेज देते। तो लॉग बी तो हमेशा आप बाहर लिख ही सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, बी का फंक्शन है और बी कांस्टेंट होता है। आपके पास जो इंटीग्रेशन बचा हुआ है वो है 1 अपॉन एक्स डी एक्स खाली, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको फिर से पता है, लॉग बी तो आपको आता ही है। इसका कितना होता है? लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन की लिमिट 1 टू ए। फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा लॉग बी, फिर से किससे मल्टीप्लाई होगा? ये लॉग ए माइनस लॉग 1 से। आप लॉग 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 0 लिख के छोड़ सकते हैं आप, या एक और स्टेप कर लीजिए, लॉग बी लॉग ए, इतना कर दीजिए। इससे आगे से करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें लिमिट थोड़ा डिफरेंट है। उसमें एक लिमिट वेरिएबल है, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या सेम टू सेम रहेगा, 1 टू 2। और ध्यान रखना, जो ये लास्ट इंटीग्रेशन है इसकी दोनों लिमिट वेरिएबल नहीं हो सकती, इसकी एक भी लिमिट वेरिएबल नहीं हो सकती, इसकी दोनों लिमिट कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपने क्वेश्चन गलत किया हुआ है। क्योंकि आपको थोड़ा एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि मैंने एक एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल ऐसे किए जिसमें लिमिट कांस्टेंट थी, एक एग्जाम्पल ऐसे किया जिसमें एक इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल है, एक में कांस्टेंट है। तो एक ऐसा भी तो करना चाहिए जिसमें दोनों के दोनों वेरिएबल हों, तो वो कभी होगा नहीं। और उसका रीजन क्या है? इसके पीछे भी रीजन है, आगे बात करेंगे हम। अभी एक बार समझ जाते निकालना कैसे। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे निकालोगे आप? डी एक्स डी वाई बाई जो हमारा फंक्शन था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। इसको कैसे करेंगे? अगर आप समझ गए हैं तो सीधे आगे बढ़िए, नहीं समझे हैं तो ऐसे लिखिए, इसको लिखिए, एक्स की वैल्यू है, एक्स जा रहा है 1 से 2 तक, उसके बाद ब्रैकेट लिखिए, इंटीग्रेशन वाई जा रहा है 0 से एक्स तक, डी एक्स डी वाई, यहाँ केवल डी वाई रहेगा, बाकी सारा बाहर, डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी डी एक्स बाहर। इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन आएगा तुरंत डी एक्स एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का मतलब है कि जो फंक्शन आएगा वो एक्स का आएगा, तो अब उसे आप सीधे बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि डी एक्स है वहाँ। तो आगे कीजिए इसे, इंटीग्रेशन 1 टू 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स बाई, फॉर्मूला आपको याद होगा इंटीग्रेशन। ये किस फॉर्म का है? ए क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे इस एक्स को कांस्टेंट की तरह आप ट्रीट कीजिए, तो कितना मिल जाएगा? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। और इसकी लिमिट कहाँ से? 0 टू एक्स जाएंगी डी एक्स।
इसमें आप ध्यान रखिए, मैंने केवल फॉर्मूले का यूज किया है। मैंने x को कांस्टेंट माना हुआ है। x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। मतलब ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म का इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए, उसका आंसर होता है। एक बार आप जो है y की जगह पे x रखेंगे और दूसरी बार 0 रखेंगे, तो जैसे ही आप 0 रखेंगे tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और जैसे आप y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो 1/x तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, उसको बाहर भेज दीजिए। कांस्टेंट है किसके लिए? कांस्टेंट है y वाले इंटीग्रेशन के लिए। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? y इक्वल टू आपको कितना रखना पड़ेगा? x रखना पड़ेगा। तो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 कितना होता है और tan इनवर्स 1 कितना होता है? आपको आंसर पता होगा। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? sin 0 बाई cos 0, 0 बाई 1 इक्वल टू 0। तो tan 0 0 हुआ, इसका मतलब 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0 हो गया। tan इनवर्स 1 कितना होगा? tan थीटा इक्वल टू 1 कितना होता है? कब हो सकता है? क्या कभी हो सकता है? तो पाई बाई 4 पे होता है। tan पाई बाई 4 इक्वल टू कितना होता है? 1। तो जब tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 हो गया तो पाई बाई 4 इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो गया। और इसने तो आना नहीं है, तो पाई बाई 4 तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसको आप भेज सकते हैं बाहर। तो बचेगा 1 to 2 1/x dx। और 1/x dx का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है? पाई बाई 4 1/x मीन्स log x 1 to 2 पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1। आप एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो log 1 की वैल्यू आपको पता ही होगी, पाई बाई 4 log 2। तो इस तरह से आप कैसा भी डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जहाँ पे भी आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे भी डबल इंटीग्रेशन आपको करना हो तो आप इसी तरीके को फॉलो कीजिए। आप एक्स वाई की अदला बदली मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक्स और वाई की अदला बदली कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक बहुत बड़ी चीज़ इग्नोर कर रहे हैं। वो चीज़ इग्नोर क्या हो रही है? लिमिट्स। और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जाने बिना आप उन्हें अदला बदली कभी भी मत कीजिए। तो चलिए आप देखते हैं कि ये डबल इंटीग्रेशन से होता क्या है। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को किसी एरिया में इंटीग्रेट करना है। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल करते हैं, जिससे थोड़ा पता चल जाए कि हो क्या रहा है। मान के चलो ये एग्जाम्पल है आपके पास, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। पर लिमिट तो दी नहीं रखी है, लिमिट अब आपको निकालनी है। लिमिट जब गिवन नहीं तो आपको निकालनी है, तो इसको बताना पड़ेगा कब कहाँ इंटीग्रेट करना है। तो डबल इंटीग्रेशन हमेशा किसी एरिया में होगा, एरिया आपको देना पड़ेगा। तो ओवर द रीजन, तो अभी रीजन आप समझने के लिए आसान ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, मतलब सर्कल आपको याद होगा। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट्स क्या है वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कर्व ट्रेसिंग से तो क्लियर है ही, और वैसे बिना कर्व ट्रेसिंग के भी सर्कल तो कोई बहुत बड़ा कर्व होता नहीं है जो दिक्कत करे, आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। तो ये कर्व ट्रेसिंग से हमने इसको ट्रेस कर दिया, यह है सर्कल। और इसे हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर जैसे हम और पॉइंट ट्रेस करेंगे तो थोड़ा जगह की दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यह है सर्कल, इस रीजन में इसे इंटीग्रेट करना है। रीजन क्या है? जो सर्कल की बाउंड्री दिख रही है, सर्कुलर डिस्क टाइप का, डिस्क कहना भी इसे गलत नहीं है वैसे। तो क्या हो रहा है, जो ये लाइन है सर्कल की बाउंड्री है, ये पूरी की पूरी, उस बाउंड्री के अंदर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इस पूरे सर्कल के एरिया के अंदर। ये तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना। डी एक्स डी वाई क्या है? डी एक्स डी वाई एक एलिमेंट्री एरिया है, और आपको पूरे पे फैलाना है, ये पूरे पे। पहले फैलाना क्या है?
अगर ये केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, तो डी एक्स डी वाई क्या होता है? डी एक्स डी वाई होता है एलिमेंट्री एरिया। ये डी एक्स होता है और ये डी वाई होता है। तो एलिमेंट्री एरिया को आपने पूरे में फैला दिया। जो एलिमेंट्री एरिया है इसको आपने पूरे में फैला दिया, मतलब ये एरिया है जो छोटे का, ये छोटा सा आपने पूरे में फैला दिया। तो जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा? पूरे का एरिया निकलेगा। ठीक है, या यूं कहें डी एक्स डी वाई ये था। पूरे में फैलाने का मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री के लॉन्ग इंटीग्रेट किया, तो ये डी एक्स डी वाई आपने पूरे में कर दिया, इसलिए पूरे का एरिया निकल गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये क्या निकलेगा? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इसकी मीनिंग क्या है? ध्यान से देना। किसी पॉइंट पी पे, अभी आप पहला कर रहे हैं इसलिए मैंने किया, मान के चलो ये पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई घटना हो रही है, कोई चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी एक्स वाई। ये है वो पॉइंट पी एक्स वाई। पी एक्स वाई पे कोई घटना हो रही है। कौन सी घटना हो रही है? घटना से यहाँ पे मतलब है कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो पी एक्स वाई पॉइंट है, ये एक सर्कुलर डिस्क है, और किसी भी पॉइंट की जो डेंसिटी है वो ओरिजिन से उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब जो पी पॉइंट है, ये एक सर्कुलर डिस्क है आपके पास, और ये पी पॉइंट इस हिसाब से है कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएगा एक्स, और ये वाई हो जाएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएगा, वाई वाई हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर। तो किसी पॉइंट पे डेंसिटी कितनी है? ओरिजिन से उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर के इक्वल है। तो पूरे की बताइए, पूरे की क्या बताने हैं? पूरे का मास बताना है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि डेंसिटी मास रिलेटेड होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ की डेंसिटी आपको पता चल गई, तो आप इस एरिया का मास निकाल लीजिए एक बार। तो कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पी पे जो जो कुछ हो रहा है, कितना हो रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसलिए इस पूरे एरिया में कितना होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद आप डबल इंटीग्रेशन कीजिए, मतलब जो ये नीचे वाली लाइन है इसको खींच के यहाँ तक लाइए और ऊपर वाली को यहाँ तक भेज लीजिए, तो आपको एक स्ट्रिप तक फैला हुआ मिल जाएगा वो जो भी आप कर रहे थे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक खींचिए, इस लाइन को यहाँ तक खींचिए, तो जो डेंसिटी की घटना पी पे हो रही थी वो पूरे सर्कल के अंदर कितनी हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। डेंसिटी मतलब मास की घटना। डेंसिटी की बनती, आपने मास निकाल दिया। वो तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकल है जो ठीक पॉइंट पी पे है, ठीक पॉइंट पी पे, और उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कोई फोर्स लग रहा है ओरिजिन के कारण, या उस पर कोई भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी वैसे ऐसे नहीं लगती है, कोई और फोर्स मान के चल लीजिए। तो या उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, या कुछ भी लग रहा है, या अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है ओरिजिन से, या रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, तो मान के चलो रिपल्सन का ही फोर्स लग रहा है। तो कितना लग रहा है? उतना ही लग रहा है जितना उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस का एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, उतना ही लग रहा है, उनके स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इस पूरे एरिया में कितना निकलेगा? लगेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। और पूरे सर्कल पे कितना लग रहा होगा? क्योंकि सर्कल में तो सारे पॉइंट पार्टिकल है ना, तो इस एलिमेंट एरिया को फैला दीजिए पूरे सर्कल में। तो कैसे फैलाएंगे? पहले इस नीचे वाली लाइन को खींच के यहाँ तक लाइए, ऊपर वाली लाइन को खींच के यहाँ तक ले जाइए, तो क्या मिलेगा आपको? एक स्ट्रिप मिल जाएगी इस टाइप की, जो नीचे से सर्कल के हिसाब से चलेगी, ऊपर से भी सर्कल के हिसाब से ही चलेगी। उसके बाद स्ट्रिप को खींच के यहाँ तक लाइए, एक छोर, दूसरा छोर यहाँ तक लाइए। तो जब आप ये कर देंगे वो पूरे में निकल जाएगी। तो मैं समझ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे करना क्या है और क्यों कर रहे हैं हम ये। सबसे पहले इस रीजन, इसको आप जो रीजन नाम देना है दे सकते हैं। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वाई कहाँ से वेरी करेगा? जब आप इस लाइन को खींचोगे तो खींच के कहाँ तक लाओगे? यहीं तक ले जा सकते हो ना, लेकिन कहाँ तक? तो नीचे की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस सर्कल के हिसाब से वेरी करेगी। तो कितनी वेरी करेगी? आप y की लिमिट भी वेरी करा सकते हैं, आप x की लिमिट भी वेरी करा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। पहले आपको जो अच्छा लगे उसको रख सकते हैं। तो y जो वेरी करेगा माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से वेरी कराए। आप x को भी पहले वेरी करा सकते थे, पर मत कराइए, अभी मेरी सजेशन है मत कराइए।
और आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट कैसे निकल रही, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक उसे कवर कर चुके हैं तो ये भी यू कर्व्ड रहेगा ये ऊपर का। अब आप इस स्ट्रिप को इस साइड को खींचिए लास्ट पॉइंट तक और इधर भी लास्ट पॉइंट तक। इस चीज का आप ध्यान देना, जो एक्स की लिमिट होगी अब वो वेरिएबल ना होकर के -1 से +1 तक जाएगी कांस्टेंट बन करके। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे ये स्ट्रिप ऊपर आएगी तो ये तिरछा पार्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रिप कवर करती रहेगी। मान के चलो स्ट्रिप यहाँ तक खींच लिया आपने, तो देख लो इसने इतना पूरा इतना यहाँ से कवर कर दिया, यहाँ से कवर कर दिया। कैसे किया, इन वेरिएबल लिमिट्स के कारण। तो जैसे जैसे यहाँ तक आ जाएगी ये लाइन, मान के चलो यहाँ तक आ गई है, तो ये ऊपर का टेढ़ा पोर्शन पूरा कवर कर चुका है और ये स्ट्रिप इधर आती रहेगी बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक। लास्ट पॉइंट क्या है, -1, उससे उधर नहीं जा सकते। वैसे ही इसको आप राइट हैंड साइड खींचते रहो तो लास्ट यहीं तक जाएगा वो +1 तक, और बाकी आपके पास जो है उसको लिख लीजिए। और एक चीज ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है हमेशा dx dy की टर्म में लिखना, आप dy dx भी लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी मत कीजिए। अभी आप केवल एक बार y, जैसे मैं जो स्टेप मैंने फॉलो किया अभी आप वही फॉलो करेंगे। बाद में जब आप समझ जाओगे तब आपकी मर्जी है, तब आप पहले x की लिमिट रख लो फिर y की रख लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले आप x को वेरी करा लेते, यहाँ से यहाँ तक खींच लेते पहले, उसके बाद y के लिए खींच लेते। वैसे भी कर सकते थे लेकिन अभी मत कीजिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब आप देखिए एक सिंगल शॉट में ये पूरे जो ये फंक्शन थी, जो भी घटना हो रही थी, मान के चलो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो x² y² था, तो पूरे एरिया में कितना हुआ x² y² dx dy। तो पूरे में कोई पोटेंशियल है, किसी भी टाइप का फिजिक्स में होने वाला कोई भी पोटेंशियल है, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने कोई भी टाइप का फोर्स है, कुछ भी हो रहा है, हो सकता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो, डेंसिटी हो, या कुछ और हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अगले सेमेस्टर्स में आप पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर डिस्क यूनिफॉर्म है तब तो आप बता देंगे कहाँ पे है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है तो अलग अलग जगह पे उसका वेट अलग अलग है, तो बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। तो ये डबल इंटीग्रेशन वहाँ भी हेल्प करेगा। तो इंटीग्रेशन -1 to 1, सबसे पहले आप किसके अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे, y के अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे। x² कांस्टेंट है, y के अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे कितना होता है y³ और लिमिट -√1 - x² टू लिमिट √1 प्लस x² और उसके बाद dx। तो कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1, x² तो है ही है, 1/3 बाहर चला जाएगा, वो सबसे वो कांस्टेंट है, वो x से भी इंडिपेंडेंट है, बाहर चला जाएगा। y³ में एक बार आप इसको रखेंगे और माइनस से एक बार इतना करोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, तो कितना मिल जाएगा 1 + x² और क्यूब है तो 3/2 और dx। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की, प्लस नहीं माइनस होता, सर्कल की इक्वेशन कितनी होती है, माइनस होती है, ये प्लस मत कीजिए आप, इसे माइनस होता है। नीचे √1 - x² होता है और ऊपर की साइड √1 - x² होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, 1 - x² टू द पावर 3/2। तो बस इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल आपने पढ़ा ही है, इसे आप लिख सकते हैं 2 × 2/3 तो है ही, इंटीग्रेशन 0 to 1 कर दिया मैंने इसे, और किसको x² को 1 - x² टू द पावर 3/2 dx। वैसे यहाँ पे छोड़ना भी इसे गलत नहीं है, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। क्यों छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है आप इस इंटीग्रेशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या कर दीजिए, x = sin θ रख लीजिए। जैसे रखोगे तो dx कितना हो जाएगा, cos θ dθ। और इस इंटीग्रेशन को अगर आप कैपिटल I बोल रहे हैं तो कैपिटल I कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना होता है 4, तो 4/3 इंटीग्रेशन। अगर x 0 है तो sin θ 0 तो θ 0, अगर x 1 है sin θ 1 θ π/2, x² sin² θ 1 - x² cos² θ और टू द पावर 3/2 तो cos³ θ।
और dx भी है, तो cos टू द पावर 4 थीटा और d थीटा। तो यहाँ से आगे आप गामा फंक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, और अब एकदम आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। केवल देख के ही आंसर बता दीजिए। तो 1 3 1 एक बार आ जाएगा, दूसरा 6 4 2 आ जाएगा इंटू π/2। तो आंसर π/, ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 24। तो अगले लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन पे कुछ और करेंगे, और कैसे एरिया निकालना है, जैसे हम सिंपल सर्कल का एरिया निकाल के दिखाएंगे, और फिर देखेंगे और क्या क्या किया जा सकता है। थैंक यू।